और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। सिक्किम के उत्तरी हिस्से में अचानक बादल फट गया जिससे मंगन और दूसरे इलाके बाढ़ में डूब गए। तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई और उसके किनारे भी जलमग्न हो गए। कहा जा रहा है कि वहां के बादल एक ग्लेशियर में बनी झील के ऊपर फटा जिससे काफी नुकसान हुआ। कई मकान डूब गए जबकि सेना के 20 से ज्यादा जवान भी लापता हैं। कई सड़कें जगह जगह से टूट चुकी हैं। फिलहाल वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत दूसरी एजेंसियां मदद में जुटी हुई हैं। वहीं राज्य के 6 में से 4 जिलों में स्कूल और कुछ दूसरे संस्थान बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच दमोह में कुछ कांग्रेस नेता मंदिर पहुंचे और भगवान के सामने कसम खाई। इसका एक वीडियो भी वायरल हो गया। चर्चा है कि इनमें से कुछ नेता पथरिया सीट से टिकट के दावेदार हो सकते हैं, लिहाजा उन्होंने मिलकर ये शपथ ली कि इस शपथ के मुताबिक जिसे भी पार्टी का टिकट मिलेगा उसे जिताने के लिए पूरी जान लगाई जाएगी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक मकान पर ब्रिटेन का झंडा लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने इसे शहीदों का अपमान बताया। साथ ही इस मामले पर अपना विरोध जताया। फिर इस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए परमजीत सिंह नाम के युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां ये भी जानने में जुटी हैं कि कहीं इस मामले के पीछे विदेशी कनेक्शन तो नहीं है। चर्चा है कि एशियन गेम्स में शामिल चीन की 2 एथलीट की तस्वीर खुद चीन में बैन कर दी गई। ये तस्वीर रेस ट्रैक पर इनके गले लगने की थी। दरअसल लिन युवेई को दौड़ने के लिए 6 नंबर की बिब तो वो यान्नी को 4 नंबर की बिब मिली थी, लेकिन चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो में इन नंबरों को एक ऐतिहासिक घटना से जोड़ दिया गया जब 4 जून 1989 को चीनी सेना ने हजारों प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी थी। क्योंकि यह घटना जून यानी छठे महीने में 4 तारीख को हुई थी, जबकि एशियन गेम्स में गले मिलते समय भी एथलीट के कपड़ों पर 6 और 4 शब्द लिखा हुआ था। ऐसे में लोगों को फिर से 34 साल पुरानी उस दर्दनाक घटना की याद आ रही थी। ये अंक 6 और 4 ठीक वैसे ही जोड़े जा रहे थे जैसे हम अमेरिका पर हुए हमले को 9/11 और मुंबई हमले को 26/11 के नाम से जानते हैं। पर अब चीनी सोशल मीडिया पर गले लगने की तस्वीर गायब दिख रही है। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मोबाइल फोन के सेहत पर पड़ने वाले असर से जुड़ी है। स्मार्टफोन की आदत ऐसी पड़ी है कि लोग घंटों इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। हम सभी हाथ में मोबाइल फोन थामकर घंटों तक उंगली से स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अनजान हैं कि इसकी वजह से हथेलियों में और स्क्रॉल करने वाली उंगली में समस्या हो सकती है। उनको ट्रिगर फिंगर नाम की बीमारी हो सकती है। इस बीमारी के बारे में सभी को आगाह करने के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। इस दौर में हाथों को आराम कहाँ। स्मार्टफोन इस्तेमाल करना भी बड़ा काम है जिसमें रात दिन उंगलियां व्यस्त हैं। खाली बैठा हुआ आदमी भी इस काम में लगा है। स्मार्टफोन पर रील्स देखने का सिलसिला शुरू होता है तो घंटों चलता रहता है। कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट देखता रहता है। इस बात का ख्याल नहीं रहता कि कितनी देर से फोन को एक हाथ में पकड़ रखा है और वो भी एक पोजीशन में। इस बात की भी चिंता नहीं होती कि लगातार स्क्रॉल करने वाली उंगलियों पर क्या गुजर रही है। हाँ, जब इंतहा हो जाती है तो हथेली और उंगली दोनों जवाब देने लगते हैं। तब दर्द और जलन का एहसास होता है। गौर कीजिए कहीं ऐसा आपके साथ भी तो नहीं हो रहा। गौर कीजिए कहीं आपको ट्रिगर फिंगर की समस्या तो नहीं। हाथ और उंगलियों में ये बीमारी तेजी से लोगों को चपेट में ले रही है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्रिगर फिंगर क्या है और इसके लक्षण क्या हैं। इस बीमारी की वजह से हाथों में जकड़न आने लगती है और उंगली मुड़नी बंद हो जाती है। हथेली में दर्द रहता है, हाथ की त्वचा लाल होने लगती है, साथ ही जलन होती है। डॉक्टर्स मानते हैं कि इस बीमारी के ज्यादातर मरीज ऐसे लोग हैं जो घंटों मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। यानी देर तक मोबाइल फोन हाथ में पकड़ने की वजह से हथेली में दर्द शुरू होता है। इसके साथ ही स्क्रॉल करने वाली उंगलियों को मोड़ने में परेशानी होने लगती है। पेशेंट को
यहाँ दर्द होगा। ये जो एक क्रीज आ रही है, हाथ की जो एक लकीर आ रही है, इसकी लाइन में उंगलियों पे, जिस भी उंगली में दिक्कत है, यहाँ पे दर्द होगा। और उंगली को, मुड़े को जब वो सीधा करने की कोशिश करते हैं तो वो यहाँ पे लॉक हो जाती है। थोड़ी और जोर लगाएंगे तो वो कट से निकलेगी और यहाँ पे पेन होगा। इसके लिए आपको रेस्ट करना है। यहाँ पे आप आइस पैक्स लगा सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट इज कि आपको जब भी एक्टिविटी से ये हुआ है, आपको रेस्ट करना है। मोबाइल हमारी जिंदगी में इस तरह शामिल हो चुका है कि इससे दूर नहीं रहा जा सकता। हाँ, लेकिन हम तय कर सकते हैं कि फोन का कितनी देर इस्तेमाल करना है। लेकिन मुश्किल ये है कि ज्यादातर लोग घंटों स्क्रीन देखने के असर से अनजान हैं। इसलिए ट्रिगर फिंगर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सवाल है कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। अगर ये आपकी उंगली फंस रही है तो इसका मतलब ये एडवांस आ गया है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर पेन रेस्ट के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आपको अपनी एक्टिविटी कम कर देनी चाहिए उस लेवल तक जहां पे ये आपको दिक्कत करना बंद कर दे। शुरू में आप रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट का मतलब है वो वाली एक्टिविटी कम कर लें। आप थोड़ा आइस पैक लगा लें। आप कुछ अगर मेडिकली सेफ है तो आप डॉक्टर की सलाह पे पैरासीटामोल या कोई एंटी इन्फ्लामेटरी ले सकते हैं। बट अगेन मैं जोर दे रहा हूं कि ये चीजें, दवाइयां डॉक्टर की सलाह के बगैर ना शुरू करें। भारत जैसे देश में जहां लोग औसतन 5 से 6 घंटे स्क्रीन देखते हैं, ट्रिगर फिंगर एक बड़ा संकट हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को ऐसी समस्या है तो इसे नजरअंदाज नहीं करें, क्योंकि जैसे जैसे ये मर्ज पुराना होता जाएगा, ऑपरेशन या सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। और अगर आपको इस बीमारी से दूर रहना है तो स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करें। याद रखिए, हाथ और उंगली को आराम देना जरूरी है। इस मामले में दूसरों को सतर्क रखने के लिए फोन बजाना भी जरूरी है। ट्रिगर फिंगर की बीमारी में इस उंगली से दर्द से लेकर हथेली में जकड़न हो सकती है, या फिर जो उंगली की त्वचा है उसमें जलन हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ट्रिगर फिंगर की बीमारी अधिकतर 90% लोगों को स्मार्टफोन अधिक इस्तेमाल करने की वजह से होती है और ये बीमारी ऑपरेशन तक की नौबत ला सकती है। कैमरा पर्सन राजा कुमार के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। अंदाजा है कि दुनिया में करीब 2% लोग ट्रिगर फिंगर नाम की इस बीमारी की चपेट में हैं। और मोबाइल फोन के इस्तेमाल में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो ये आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। लेकिन मोबाइल फोन के मामले में एक और बड़ी चिंता है जो स्कूल जाने वाले बच्चों से जुड़ी है। ज्यादातर घरों में बच्चे की पहुंच मोबाइल फोन तक है। अब मुश्किल ये है कि वो भी कई घंटे मोबाइल यूज करने लगे हैं, लेकिन इसका असर उनकी पढ़ाई और सेहत दोनों पर पड़ रहा है। इसकी गंभीरता देखते हुए ब्रिटेन में बड़ा कदम उठाया गया है। वहां स्कूलों में मोबाइल बंद करने का फैसला किया गया है। भारत में भी बच्चे का स्क्रीन टाइम कम हो, इसके लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, मौज मस्ती, बचपन की कुल जमा पूंजी यही तो होती है। लेकिन बच्चों के संसार में मोबाइल की एंट्री क्या हुई, तस्वीर बदलने लगी है। तकरीबन हर घर में इस बात पर टेंशन है कि बच्चों का ज्यादा वक्त अब मोबाइल के साथ गुजरता है। वो दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाते, बल्कि मोबाइल पर गेम खेलना उनको ज्यादा पसंद है। मम्मी पापा की मुश्किल ये है कि छोटे बच्चे बगैर मोबाइल के खाना नहीं खाते और बड़े बच्चों को मोबाइल फोन से दूर नहीं रखा जा सकता। दूसरी ओर डॉक्टर्स लगातार आगाह कर रहे हैं कि मोबाइल फोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं। यानी एक बात तो साफ है कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर संतुलन बनाना जरूरी है। इसीलिए ब्रिटेन में एक बड़ा कदम उठाते हुए स्कूलों में मोबाइल फोन बैन करने का फैसला किया गया है। भारत में भी स्कूलों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल न हो, इसके लिए बहस जरूरी है। सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्रिटेन में मोबाइल फोन के मामले में क्या कदम उठाया गया है। इसके मुताबिक छात्र क्लास में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ तक कि ब्रेक में भी फोन के इस्तेमाल पर मनाही होगी। सरकार इसके लिए जल्दी ही निर्देश जारी करने जा रही है। ब्रिटेन के कई स्कूलों में पहले से ही मोबाइल बैन है, लेकिन अब सरकार ने सभी स्कूलों में ये नियम लागू करने का मन बनाया है। इससे पहले फ्रांस, पुर्तगाल और इटली जैसे यूरोपीय देशों ने अपने यहाँ स्कूलों में मोबाइल को बैन किया हुआ है।
जिस समस्या को लेकर दुनिया भर में चिंता है, उस पर सरकारें सख्त रुख दिखाने लगी हैं। भारत में भी चिंता बढ़ी है, क्योंकि स्कूली बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। एक नए सर्वे में सामने आया है कि 46% बच्चे 3 से 6 घंटे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। 39% बच्चे 1 से 3 घंटे स्क्रीन देखते हुए गुजारते हैं। सोशल मीडिया की वजह से 39% बच्चों में आक्रामकता बढ़ी है, जबकि 27% बच्चे सुस्ती के शिकार हैं और 22% बच्चे सोशल मीडिया की वजह से डिप्रेशन के शिकार हैं। यानी स्कूली बच्चों के मोबाइल फोन इस्तेमाल को लेकर भारत में भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वैसे कई स्कूलों ने अपने लेवल पर पाबंदियां लगाई हैं, फिर भी पढ़ाई के नाम पर बड़े बच्चों को छूट मिल जाती है। सवाल है कि स्कूली बच्चों के लिए मोबाइल फोन कितना जरूरी है। स्टडी के लिए बुक्स अवेलेबल है, तो स्कूल में फोन अलाउड नहीं होना चाहिए। फ़ोन तो मैम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो करता है डिस्ट्रैक्ट पढ़ाई में, और ऊपर से बच्चे फ़ोन चलाने लगते हैं। जब भी स्टडी करने बैठते हैं ज़्यादातर फ़ोन ही चलाते हैं, और यूपर से गेम भी बहुत ज़्यादा खेलते हैं। जब स्कूल में बुक्स अवेलेबल है, मैम है, तो फ़ोन का क्या यूज़ है फिर स्कूल में, तो इसलिए बैन होना चाहिए स्कूल में। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जरूरत से ज्यादा मोबाइल फोन के इस्तेमाल का असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है, यानी बच्चे पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते। स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से उनके मानसिक विकास पर नकारात्मक असर भी पड़ता है, इसलिए बच्चे मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें। ये सुनिश्चित करना जरूरी है। जो लोग इसके नकारात्मक असर से अनजान हैं, उनके लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूनिसेफ की राय है कि दुनिया भर में स्कूलों में मोबाइल बैन होना चाहिए। यूनिसेफ की रिपोर्ट को देखते हुए यूरोप के कई देशों ने ये कदम उठाया भी है। हालांकि एक मसला बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ा है। हमने शिक्षाविद रुचिका मदान से समझा कि स्कूलों में मोबाइल बैन का फैसला कितना सही है। मोबाइल फोन हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते आए हैं, पर यही मोबाइल फोन अगर बच्चे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत दिक्कतें आती हैं और बहुत ही उनके लिए ये हानिकारक हो जाता है। मोबाइल फोन का स्कूलों में ले जाना, बैन करना एक बहुत ही सही निर्णय है, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल में मोबाइल फोन ले जाते हैं तो जो हमारे स्कूल का कक्षाओं का एक अनुशासन है उसका पालन करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका ध्यान बहुत विचलन रहता है, वह अपना सही समय संभाल ही नहीं पाते हैं कि कब उन्हें पढ़ना है और कब उन्हें फोन से दूर रहना है। वहीं पर उनको संवाद प्रक्रिया में बहुत दिक्कतें आती हैं। साइबर बुलिंग की समस्या से हमारा जूझना वहां पर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन फोनों का स्कूल में ना ले जाना ही एक सही निर्णय है। रणबीर कपूर की बड़ी है मुश्किल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू और उनके परिवार को जमानत दे दी। इस केस में लालू के अलावा राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती आरोपी हैं। इससे पहले ये नेता सुबह अदालत में पेश हुए। उनके खिलाफ पिछले दिनों अदालत ने समन जारी किया था। बीएसपी सांसद दानिश अली पर संसद में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में लोकसभा की विशेषाधिकार समिति 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। इस दौरान बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी इस समिति के सामने पेश होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। अभिनेता रणबीर कपूर समेत 15 से ज्यादा हस्तियों की मुश्किल बढ़ गई। उन्हें ईडी ने शुक्रवार तक पेश होने का समन भेजा। आरोप है कि उन्होंने एक गेमिंग बेटिंग ऐप से जुड़ी कंपनी का प्रमोशन किया और अवैध तरीके से पैसे लिए। इस कंपनी पर धोखाधड़ी समेत कई गंभीर आरोप भी हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये मुठभेड़ वहां के कुज्जर इलाके में हुई। इसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया। केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया। वैज्ञानिक मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को यह सम्मान मिला। इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज करने को लेकर नोबेल दिया गया। क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल कंप्यूटर मॉनिटर, मोबाइल, टेलीविजन स्क्रीन को रोशन करने के लिए किया जाता है।
और खबरों के एक्सप्रेसवे से अब आगे रुक करते हैं सियासी धावे का, जहां आज की सबसे बड़ी खबर मौजूद है। शराब घोटाला मामले में सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। अब चर्चा गर्म है कि क्या इस मामले में जांच का दायरा केजरीवाल तक जा सकता है। फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले संजय सिंह की गिरफ्तारी से सियासी पारा हाई है। शराब घोटाला मामले में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अगला नंबर संजय सिंह का आया। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। हंगामा लाजिमी था, जो जमकर हुआ। सिसोदिया के बाद संजय सिंह केजरीवाल के सबसे करीबी नेताओं में शुमार रहे हैं। बाहर निकल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले उनकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस पूरी जांच में आज तक किसी एजेंसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, एक नया पैसा नहीं मिला। अगर कोई घोटाला होता तो पता नहीं कितने हजारों करोड़ रुपए बरामद होते, कितनी संपत्ति, सोना चांदी, जेवरात, गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउस, जमीनें, कितनी संपत्ति बरामद होती, जो अक्सर घोटालों में होती है, नजर आता है। ये दिखाता है कि घोटाला नहीं, ये कोई अनियमितताओं का केस नहीं, राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव हारने जा रही है, उस हार को सामने देख डरी हुई है, घबराई हुई। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर संजय सिंह कहते हैं कि 32 लाख रुपया पापी आप अराजक अपराध पार्टी के कोष में दो। अब एक सांसद वसूली करता है मुख्यमंत्री आवास पर बैठकर। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 32 लाख की रिश्वत जो कि चेक से ली गई है, बाकी करोड़ों रुपया हो सकता है, जांच की परिधि में सामने आ चुका है, आगे भी आएगा। असल में संजय सिंह की गिरफ्तारी शराब घोटाले के आरोपी और बाद में सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान पर हुई है। उसी आधार पर ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि केजरीवाल और दिनेश अरोड़ा की मुलाकात के वक्त संजय सिंह मौजूद थे। देश की सत्ता पर बैठी हुई। आरोप ये भी है कि संजय सिंह के कहने पर ही अरोड़ा ने दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी फंड जुटाया और 32 लाख रुपए का चेक सिसोदिया को सौंपा। सिसोदिया की तरह संजय सिंह पर भी आरोप गंभीर हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के इस मामले को आम आदमी पार्टी सियासत से जोड़ रही है। केजरीवाल ने ट्वीट करके सीधे प्रधानमंत्री को घेरा और दावा किया कि चुनाव तक कई नेताओं की गिरफ्तारियां होंगी। जैसा अब तक हुआ था वैसे ही आज भी हुआ है, और आज संजय सिंह के मामले में भी वही हुआ। पाप करने वाला, अपराध करने वाला चाहे कितना भी सयाना हो, उसको एक दिन उसकी सजा मिलती है। आज दिल्ली की वो सारी बहनें, वो सारी माताएं जिनके घरों के आगे शराब की दुकान खोलने के लिए, जिनके बच्चों को शराबी बनाने के लिए दिल्ली की सरकार ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा था, उन सभी माताओं की हाय तो आज लगी गई। सिसोदिया के गिरफ्तारी के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि जांच की आंच आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं और खुद केजरीवाल तक जा सकती है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है, और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज
संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में एक बार फिर से गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 286 अंक गिरकर 65,226 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 93 अंकों की गिरावट रही। ये 19,436 पर लुढ़क गया। इस दौरान बैंक समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में गिरावट रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सोना 50 रुपए सस्ता हो गया। दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 57,500 रुपए हो गई। वहीं चांदी के भाव में भी 500 रुपए की गिरावट रही। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 71,000 रुपए हो गई। केंद्र सरकार ने महंगाई के मोर्चे पर राहत देते हुए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी बढ़ा दी। अब इस योजना के तहत गैस लेने वाले लाभार्थियों को 200 रुपए की बजाय 300 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब करीब 600 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। रिलायंस और यूके की फैशन कंपनी सुपरड्राई के बीच एक डील हुई। इस डील के जरिए रिलायंस दक्षिण एशिया में मौजूद सुपरड्राई की संपत्तियों को करीब 400 करोड़ रुपए में खरीदेगी, जिसके बाद कंपनी में 76% हिस्सेदारी रिलायंस रिटेल की होगी। इतना ही नहीं, भारत के अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश में भी सुपरड्राई पर रिलायंस का अधिकार होगा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग शुरू हो गई है। ये मीटिंग अगले 2 दिनों तक चलेगी। इसके बाद शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करेंगे। इसी दौरान नई ब्याज दरें भी घोषित की जाएंगी। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। एशियन गेम्स के जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली अनु रानी सुर्खियों में है। अपनी इस बड़ी कामयाबी के लिए भी और यहां तक पहुंचने के लिए भी उन्होंने जो संघर्ष किया है, उसके अब किस्से सुनाए जा रहे हैं। मेरठ की गोल्डन गर्ल अनु रानी देश की उन हजारों लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई है, जिनके लिए मूलभूत सुविधाएं अब किसी सपने से कम नहीं। थाली में लड्डू, खाट पर बैठे कुछ बुजुर्ग, हाथों में अखबार और चर्चा अन्नू रानी की। ये तस्वीरें मेरठ के गांव बहादुरपुर में अन्नू रानी के घर की हैं। अन्नू रानी, जिसने चीन के हांगझोउ में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। अन्नू रानी, जिसने इस गांव को रातों रात सुर्खियों में ला दिया, जिसकी कामयाबी पर ये बुजुर्ग अब फख्र महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये सब गवाह हैं अन्नू रानी के उन संघर्षों के, जिन्हें अन्नू ने कामयाबी का सफर तय करने में जिया है। गांव में 5 भाई बहन है, पापा मतलब फार्मर है, घर में मतलब कोई भी जॉब नहीं करता है, तो उस हालत में मतलब स्पोर्ट्स करना, और आपको पता ही है कि स्पोर्ट्स कितना आजकल इजी नहीं है। एक शूज भी आप खरीदते हो तो 8-9 हजार रुपए का एक शूज आता है। तो उस टाइम पे काफी स्ट्रगल था, किट भी नहीं होती थी, शूज भी नहीं होते। जब मैं मेरा पहला कॉम्पिटिशन खेलने गई थी, एशियन चैंपियनशिप था, वो मेरा जूनियर कॉम्पिटिशन था, तो उस टाइम जो मैं शूज पहने गई थी, मतलब वो एक फट रहा था, तो जो मेरा अंगूठा था वो बाहर की तरफ निकला हुआ था, तो मैं ऐसे बैठी छिपा रही थी उसको, मतलब बहुत एक अजीब सा लग रहा था। घर की दरो दीवार से लेकर खेतों की इन पगडंडियों तक ने देखा है अन्नू रानी का संघर्ष। देखा है कि कैसे पैसों के अभाव में वो भाला नहीं खरीद पाई, तब इन्हीं गन्नों को भाला बनाकर लक्ष्य साधती रही। जो हमारे यहाँ चक्रोड़ होती हैं, चक्रोड़ पर जाकर के खेत के बीचों में चक्रोड़ हो रास्ता, तो उसमें जाकर के गन्ने का भाला बना करके, गन्ने की एक तरफ से पहना करके और गन्ने को फेंकती थी और वो अभ्यास करती थी। पिता ने बेटी की आंखों में सपना देखा, लगन देखी, तो उसके सपनों को अपनी आंखों से देखने लगे और अपनी हद से आगे बढ़कर वो हर कोशिश की जो बेटी को एक मुकाम दिला सके। संघर्ष तो रहा उस टाइम, थोड़ा सा हमारा भी मतलब बैकग्राउंड अच्छा नहीं था उस टाइम, तो उस टाइम भी पैसे लेके इधर उधर से गांव वालों से पैसे करके फिर जूते लाते थे पिताजी हमारे। जैवलिन के लिए पैसे नहीं थे, तो
उसके लिए भी कर्ज वर्ज लेके इसके लिए एक जेवलिन खरीदा था उस टाइम हमने। किसान की बेटी गांव की छोरी से एशियन गेम्स में सोने का तमगा लाने तक का सफर आसान नहीं था। संसाधन नहीं थे, संसाधन जुटाने के लिए पैसे नहीं थे, था तो बस परिवार वालों का साथ और अपना जुनून। खेतों की इन पगडंडियों पर कभी गन्ने का भाला बनाकर प्रैक्टिस करने वाली अन्नू रानी आज देश की उन हजारों लाखों लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं, जो अभाव में भी खुद को तराश रही हैं, अपने सपनों में रंग भर रही हैं। उस्मान चौधरी, मेरठ, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, जो कि खतरनाक बीमारी इंसेफ्लाइटिस से मुक्त होने के करीब है। ये खुशखबरी राज्य के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दी। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जल्द ही इंसेफ्लाइटिस से मुक्त हो जाएगा और इसके पूरी तरह से खत्म होने की आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल कैंपेन करने के दौरान ये बड़ी जानकारी दी। सीएम योगी ने बताया कि 2017 से पहले खास तौर पर उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा इंसेफ्लाइटिस की चपेट में रहता था। 2017 से पहले हर साल गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 से 600 मरीज भर्ती रहते थे, जबकि हर साल पूरे प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस के कारण 1200 से 1500 बच्चों की मौत हो जाती थी। इनमें अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही 500 से 600 बच्चों की जान चली जाती थी। लेकिन अब इंसेफ्लाइटिस बीमारी और इससे होने वाली मौतें इतिहास बन गई है। सीएम योगी ने कहा कि अगर सरकार ठान ले और लोग साथ दें तो किसी भी बीमारी को खत्म किया जा सकता है। इंसेफ्लाइटिस इसका एक उदाहरण है। सीएम योगी ने कहा कि आज इंसेफ्लाइटिस पर काबू पाना देश और दुनिया के सामने एक सफलतम मॉडल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार 2017 से डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, कालाजार और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों पर काबू करने के लिए विशेष अभियान चला रही है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इस मौके पर सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर साल 2025 तक टीबी की बीमारी को भी जड़ से खत्म करने का संकल्प याद दिलाया। जाहिर है इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ योगी सरकार और लोगों की लड़ाई रंग लाई है। इंसेफ्लाइटिस मुक्त होने जा रहे उत्तर प्रदेश के लिए वाकई ये एक अच्छी खबर है। हमने इसी टॉपिक पर गोरखपुर के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। हम 3 दिन से हम भी यहाँ पर हैं, पेशेंट के साथ में रह रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था पहले से अति उत्तम व्यवस्था यहाँ पर है। दूसरी बात, ट्रीटमेंट का जो भी हो रहा है, मेडिसिन का कोई भी बाहर से इलाज नहीं करना पड़ रहा है। सारा पैसा और सारा मेडिसिन कॉलेज से उपलब्ध हो रहा है यहीं पर। अगर ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी तो कैसा होगा? बिल्कुल बहुत अति पूरी जनता की भलाई होगी, पूरे लोगों का भलाई होगा और सरकार के इस काम से बहुत काफ़ी प्रभावित है। व्यवस्था तो सब ठीक है, बहुत अच्छा योगी जी ने काम किया, सारा कुछ ठीक है। पहले से ज़्यादा सुनवाई भी हो रहा है यहाँ पे, मगर एक ही चीज़ का कमी है कि मान लीजिए जैसे जो रहने वाला है उसको ना रहने का, सिर्फ एक ही कमी नजर आए कि रहने का व्यवस्था नहीं है। अभी तो बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतर है। हर एक इलाज जो है बहुत कायदे से और देख रेख के साथ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से तो बेहतर है यहाँ की व्यवस्था कैसी? अच्छा, अच्छी है, अच्छी। और एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए 17वां गोल्ड मेडल जीता है, तो वहीं भाला फेंकने में किशोर जेना ने सिल्वर पर कब्जा जमाया है। मेडल जीतने के बाद हमने नीरज चोपड़ा और किशोर जेना से बातचीत की, सुनिए क्या कहना है इनका। एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में हमारे पास इस बार नीरज और जेना दोनों साथ में खड़े हैं और दोनों पोडियम पे भी साथ में चढ़े थे। पहली बार गोल्ड और सिल्वर दोनों हमारे साथ आया। नीरज भाई, आपने तो अपना मेडल डिफेंड किया, लेकिन वो एक्स्ट्रा थ्रो आपको कितना परेशान करके गया? परेशान तो था, क्योंकि फर्स्ट थ्रो इतना अच्छा लगना और फिर वो मेजर ना होना तो काफी अजीब लग रहा था। फिर उसके बाद काफी देर तक बहस होने के बाद फिर वो बोले कि सॉरी वो मिस हो गया है, तो आपको हम दोबारा से फर्स्ट थ्रो दे सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम ऐसे वैसे 6 मिलते हैं, लेकिन 7 थ्रो की ऐसे बड़े कंपटीशन में। पर ठीक है, फाइनली खुश हूँ जो रिजल्ट रहा उससे, और लग रहा था कि फर्स्ट थ्रो अगर हो जाता तो और अच्छा लग सकता था, क्योंकि बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी आज। लेकिन फिर भी जो भी थ्रो लगा तो खुश हैं उससे। जीना ने जब आपको ओवरटेक किया तब आपको क्या लग रहा था कि अभी भाई ले जाएगा गोल्ड?
जब तक लास्ट थ्रो नहीं होता तो कुछ पता नहीं लगता। वैसे तो मैं दिल से बहुत खुश था कि जिना ने बहुत अच्छा किया, पर हाँ ये लास्ट थ्रो तक मेरे मन में ऐसे रहता है कि लास्ट थ्रो तक मैं जितना मैंने किया हुआ है, जो मेरा पर्सनल बेस्ट है, उसके आसपास तो कर ही लूंगा। और यही बिलीव मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि जब मैंने 88.88 किया, उसके बाद भी जेना ने फिर बहुत अच्छा थ्रो किया। 87 कितना था? 87.34 पता नहीं, मतलब 86 कितना था। तो वो बहुत अच्छा था कि उसके बाद भी जेना पुश कर रहा था। तो ये एटीट्यूड मुझे लगता है कि ये बड़े कंपटीशन वाला है, कि ऐसे एटीट्यूड के साथ आप ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप या डायमंड लीग जैसे कंपटीशन में भी चैलेंज कर सकते हो दूसरों को। जी ना, आपके लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म था, क्योंकि पहली बात तो नीरज के साथ आप खड़े थे, कॉम्पीट भी उन्हीं से कर रहे थे, और आपने एक अपना थ्रो भी ऐसा किया जो नीरज को क्रॉस कर गया। तो आपको लग रहा था कि अब यार मैं कर सकता हूँ यहाँ पे? हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं और भी अच्छा थ्रो कर सकता हूँ। और ये भी पता था जैसे भाजा का पहला थ्रो लगा 89 का समथिंग हुआ, तो वो मतलब मेजरमेंट हुआ नहीं। तो फिर ये तो पता था वैसे मतलब लगा ही लेंगे इतना, और अच्छा भी लग रहा था। भाई साहब थ्रो कर रहे थे, फिर मैं भी कर रहा था, तो इसमें एक कंपटीशन जैसा हो रहा था। उम्मीद जग रही थी कि मैं नीरज को पीछे कर सकता हूँ, मैं गोल्ड लेके आ सकता हूँ। चाहिए, मैं तो बोलता हूँ ये उम्मीद होनी चाहिए। मतलब ऐसे ही हम पुश करेंगे और ऐसे ही फिर बार वाले एथलीट्स को फिर हम टक्कर दे सकते हैं और उनको पीछे कर सकते हैं। गुरुवार को वर्ल्ड कप का पहला मैच होने वाला है। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। आईसीसी वर्ल्ड कप की आधिकारिक शुरुआत गुरुवार से होगी। इसका पहला मैच दोपहर 2 बजे से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले में बेन स्टोक्स का खेलना तय नहीं है, वो घायल हैं और अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो सके हैं। वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें चेन्नई पहुंच गई। दोनों टीमों के बीच वहां 8 अक्टूबर को मैच होगा। हालांकि अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों के कप्तान वहां नहीं आए हैं, क्योंकि वो अहमदाबाद में कैप्टन मीट कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। एशियन गेम्स में भारत मेडल टैली में चौथे स्थान पर काबिज है। उसके 18 गोल्ड समेत कुल 81 मेडल हो गए हैं। 11वें दिन भारत को कुल 12 पदक मिले। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा तो तीरंदाजी में ज्योति और ओजस की जोड़ी ने गोल्ड जीता। वहीं 4x400 मीटर रिले में भी भारत को गोल्ड मिला। पहलवान सुनील कुमार ने एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता। उन्होंने ग्रीको रोमन 87 किलोग्राम भार वर्ग में ये कामयाबी हासिल की। भारत के लिए कुश्ती में इस बार ये एशियन गेम्स में पहला पदक है। वहीं एथलीट अविनाश साबले ने 5000 मीटर की दौड़ में सिल्वर अपने नाम किया, तो हरमिलन बैंस ने भी 800 मीटर दौड़ में सिल्वर जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंच गई। उसने सेमीफाइनल मैच में दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराया। अब फाइनल शनिवार को होगा, जिसमें गोल्ड के लिए भिड़ंत होगी। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता रामचरण और महेंद्र सिंह धोनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये तस्वीर खुद रामचरण ने शेयर की। इसमें भी धोनी नई लुक में नजर आए। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।